गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्मोक की वजह से आप लोगों का जो स्केजुअल था रूटीन का वो थोड़ा सा डिले हो गया है। तो आप लोगों को जो है वो वर्क फ्रॉम होम की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो लिहाजा इस सिलसिले में आपका ये टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जो है वो एक लम्हा भी कीमती होता है। वो कहते हैं ना कि जो वक्त गुजर जाता है वो दोबारा आता नहीं है। तो इसलिए फिर आप लोगों का टाइम का और तालीम का हर्ज ना हो, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रिंसिपल साहब ने और इदारे ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का कंडक्ट करने का फ़ैसला किया है। तो इस सिलसिले में आपको लेक्चर जो है वो फ्रिक्वेंटली ग्रुप्स में रिसीव हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, अपने वक्त की कदर करेंगे। तो लिहाजा आज मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ पीओई के टॉपिक के साथ। चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक है हमारे, और उसका टॉपिक चैप्टर नंबर 3 हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी में, जैसे आपको पता है हमने लास्ट टाइम पावर तक पढ़ लिया था। तो हमारा उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आज वो है हमारा मैकेनिकल पावर। अब जैसे मैंने आपको एक दो बार पहले भी ये बात बताई थी कि जो मैकेनिकल पावर है वन हार्स पावर, मैकेनिकल पावर को हम मेजर करते हैं हार्स पावर में। हार्स पावर जो है वो मैकेनिकल पावर को मेजर करने का यूनिट है, और ये यूनिट जो हमारा है ये सिस्टम इंटरनेशनल का है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो सिस्टम आते हैं, एक MKS सिस्टम यानी कि मीटर किलोग्राम सिस्टम, और दूसरा सिस्टम इसमें हमारे पास आता है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम। तो लिहाजा हम यहाँ पे FPS सिस्टम के लिहाज से बात करेंगे। तो वन मैकेनिकल पावर जो 746 हार्स पावर है वो आती किस तरह है, इसको हम इस तरह से ड्राइव करते हैं कि अगर 33,000 पाउंड यानी कि 33,000 पाउंड के वजन को 1 फुट की बुलंदी तक 1 मिनट में उठाया जा सके तो 1 हार्स पावर पावर जो है रिक्वायर्ड होती है। या आप इस तरह कह लें कि अगर FPS सिस्टम में चले जाएं यानी कि फुट पाउंड सिस्टम में चले जाएं, तो फिर उसमें हम इस तरह कह लेते हैं कि अगर 550 पाउंड के वजन को एक सेकंड में एक सेकंड तक 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाने के लिए जो पावर दरकार होती है उसको हम कहते हैं 1 हार्स पावर, और वो इज इक्वल टू होती है 746 वाट। और वो कैसे आती है आप ये देखें कि 550 पाउंड पर सेकंड, LV मीन्स पाउंड, इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई 1.356 जॉल्स पर सेकंड इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एनर्जी। अब एनर्जी की डेफिनेशन आपके पास क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि किसी भी चीज़ की कोई काम करने की सलाहियत उसकी एनर्जी कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ है, चाहे वो ह्यूमन है या कोई मशीन है, कोई भी चीज़ है, उससे अगर हमने कोई वर्क करवाना है, कोई आउटपुट लेनी है, तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसमें मेरी भी एनर्जी लगती है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसी तरह हम किसी मोटर को ड्राइव करते हैं तो उसमें भी हमारी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एज इट इज़ अगर हम किसी मैकेनिकल या मूविंग पार्ट को ड्राइव करते हैं, जैसे किसी ऑटोमोटिव को, किसी व्हीकल को या आपकी बाइक्स को, तो उसके लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी ड्राइव होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी काम करवाना हो, ठीक है, उसके लिए आपको एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है। तो चूंकि हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में एनर्जी हमें जो रिक्वायर्ड होती है वो किस में होती है? वाटेज में। वाटेज में आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन वैसे एनर्जी का जो जनरल यूनिट है वो जॉल है। 1 जॉल इज इक्वल टू 1 वाट पर सेकेंड। यानी कि इलेक्ट्रिकल में हम इसकी डेफिनेशन इस तरह ले लेते हैं कि अगर 1 एम्पेयर के करंट को या किसी भी चीज़ को 1 वाट की जो करंट है वो 1 सेकंड में, ठीक है, कोई वर्क करे तो जो उसकी एनर्जी होगी वो इज इक्वल टू 1 जॉल होगी। ठीक है, अब एनर्जी के हमारे पास इस तरह से ये फार्मूला ड्राइव होते हैं, इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई टी। ठीक है, यानी कि वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम और VIT। वाटेज हमारे पास जैसे आपको पता है वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड इसमें हमारे पास आता है इज इक्वल टू I स्क्वायर R मल्टीप्लाई टी। अब I जो है इसमें हमारी वो करंट है, R हमारी रेजिस्टेंस है, और ये अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ प्रूव ये चीज़ हुई है। ठीक है, ओहम लॉ जैसे आप जानते हैं I इज इक्वल टू V ओवर R। देन हमने I के अंदर I की वैल्यू ओहम लॉ से पुट की V ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अब हमने जब इसका स्क्वायर ओपन किया V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर जो है वो हमारा R से कटिंग हो गया इस R से, तो हमारे पास इसका एट द एंड डेरिवेशन आ गया इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R मल्टीप्लाइड बाय T। तो इलेक्ट्रिकल के लिहाज से हमारे पास एनर्जी के ये 4 फार्मूलाज ड्राइव हो गए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हम एनर्जी को मेजर करते हैं। अब जैसा कि आपकी जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है घरों में या किसी भी इंडस्ट्रीज़ में ये मेजर की जाती है या यूनिट्स में। ठीक है, अब जैसे आप लोग जानते हैं कि BOT जो हमारा है वो यूनिट्स में मेजर करता है। अब BOT आपको क्या है? हमारा BOT जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड है जो एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसको हम कह देते हैं B से बोर्ड ऑफ ट्रेड, T से ट्रेड यूनिट। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल होता है? 1 किलोवाट आवर के। अब चूंकि 1 किलोवाट आवर में से क्यों मेजर करते हैं? अगर हम इसे वाट आवर में मेजर करते हैं, जैसे हमने FPS सिस्टम के लिहाज से जो है मैकेनिकल पावर को जो है वो
पाउंड में मेजर किया था, अगर हम इसे वाट आवर में मेजर करते तो वाट आवर तो बहुत छोटा यूनिट है। क्यों? क्योंकि अब एनर्जी तो किलोज में होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब एक इक्विपमेंट ही हमारा जो है कोई 1000, जैसे इस्त्री या माइक्रोवेव ओवन है, हम कह देते हैं कि इस्त्री हमारी जो है वो 1000 वाट की है, माइक्रोवेव ओवन जो हमारा है वो तकरीबन 1500 वाट का है। तो अगर हम इसे इस तरह से मेजर करेंगे तो ये तो वाट आवर जो के लिहाज से हमारे पास वाटेज जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा हम इसको मेजर करते हैं किलो वाट आवर में। अब देखिए 1 वाट आवर इज इक्वल टू 1 वाट मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। तो चूंकि हम वाट आवर की बात कर रहे हैं, अगर हम वाट एक छोटा यूनिट ले रहे हैं, किलो वाट की जगह अगर हम वाट को ले रहे हैं तो फिर हम बात भी तो सेकंड्स में ही करेंगे ना। अगर हम किलो वाट में बात करते तो फिर हम आवर्स में बात करते। तो लिहाजा हमने वाट एक छोटा यूनिट है, वाट के लिहाज से फिर हमने टाइम किस में लिया? सेकंड में। तो हमारे पास आ गए 3600 सेकंड, यानी कि 1 वाट इज इक्वल टू 3600 जूल सेकंड। अब जब हम इसकी बात करते हैं 1 किलोवाट आवर की, ठीक है, इसमें आप देखें, अब जैसा कि आप जानते हैं किलो जो हमारा होता है वो 1000 को डोनेट करता है। 1000 वाट आवर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 जूल सेकंड। तो ये हमारे पास 1 किलो वाट आवर किसके बराबर आ गया? 36 लाख जूल्स के। और अगर हम इसको प्रीफिक्सेस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल। तो इस तरह हमारे पास बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के मुताबिक 1 वाट आवर क्या आ गया? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ आपको आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 यूनिट हमारा जो आ गया BOT के मुताबिक 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल। तो फिर अब हम आपको आगे दिखाते हैं कि आपने किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी तनसीब का, चाहे वो घर है, चाहे फैक्ट्री है, कोई भी चीज़ है, उसका बिल आपने कैसे कैलकुलेट करना है या एस्टिमेशन उसकी कैसे लगानी है। तो उसमें आप देखें, सबसे पहले हम ये चीज़ देख लें कि हमारे पास क्या आता है कि लोड हमसे निकाल लेना, ठीक है। अब उसमें हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि जैसे हमारे पास उसमें 6 लैंप है 100 वाट के, ठीक है, और उनके वर्किंग आवर्स हमारे पास क्या है? 6 घंटे, यानी कि हम 6 लैंप्स जो हैं 100 वाट के उनको हम दिन में 6 घंटे चलाते हैं। इस तरह हमारे पास 2 ट्यूबलाइट्स आ जाती हैं जो 40 वाट की हैं, वो हम दिन में 8 घंटे यूज़ करते हैं। और हमारे पास 4 पंखे जो हैं वो 150 वाट के आ जाते हैं, जिनको हम दिन में 5 घंटे के लिए यूज़ करते हैं। अब चूंकि रेफ्रिजरेटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको एवरी टाइम ऑलमोस्ट ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि ये बेसिकली चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होती है, उनकी फ्रेशनेस को बरकरार रखने के लिए भी यूज़ होता है। तो लिहाजा इसको हम एक रेफ्रिजरेटर बिल फर्ज हम ले लेते हैं 100 वाट्स का, और उसके हमारे ऑपरेटिंग आवर्स हैं 18, यानी कि 18 घंटे वो हमारा ऑन रहता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जाहिर है अगर कोई घर का बिल है या किसी भी घर का लोड है तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन भी होगी, क्योंकि आयरनिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। तो लिहाजा एक आयरन जो हमारे पास है वो एवरेज यूज़ होती है 1000 वाट की 2 आवर्स पर मंथ। अब इसमें हम निकालेंगे, देखें, अब जब हम निकालेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, ईच इंस्ट्रूमेंट की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बाय 6 लैंप्स, यानी कि नंबर जितने थे उनके, ठीक है, उसके बाद उसके वाटेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब 6 लैंप थे हमारे पास, ठीक है, 100 वाट उनकी वाटेज थी और 6 आवर्स वो ऑपरेट किए जा रहे थे। तो जब हम इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 3600 वाट आवर। इस तरह जो 2 लाइट्स थी 40 वाट्स की 8 आवर्स, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो 640 वाट आवर आ गया। इस तरह 4 फैंस 150 वाट के 5 आवर्स 3000 वाट आवर। रिलेटिवली हमारे पास वन रेफ्रिजरेटर की आ गई 1 मल्टीप्लाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 18 वाट आवर्स। अब एक आयरन थी जो कि वो 2 आवर्स के लिए ऑपरेट हो रही थी, तो लिहाजा वो आ गए 2000 वाट आवर। अब जब इसको हमने ऐड किया सारे को तो हमारे पास वाट आवर आ गए 11,040 वाट आवर्स। अब आपके पास टोटल लोड आ गई एक दिन का, ठीक है। अब सपोज कर लें कि आपके पास जो मंथ है वो 31 का है या 30 डेज का है, ठीक है। तो उस लिहाज से आप वो वैल्यू पुट करेंगे, जैसे एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ, टोटल वाट आवर्स जो हमने निकाले 11,040 वाट आवर्स मल्टीप्लाइड बाय डेज। अगर 30 है तो 30 और अगर 31 है तो 31, हम 31 से कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। जब हमने उसको उस पर 1000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गए 342.24 किलोवाट आवर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गए इसके यूनिट। इसको 1000 से क्यों डिवाइड किया? हमने इसको किलोवाट आवर में निकालना था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट हमारा ये कहता है कि हमने एनर्जी अगर मेजर करनी है तो किलोवाट आवर्स में करनी है, वाट आवर्स में नहीं। तो लिहाजा हमने वो वाट आवर्स निकाले थे, उनको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 342.24 किलोवाट आवर यानी कि आ गए। अब 1 किलोवाट आवर हमारे पास क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ गए 342 यूनिट्स आ गए, ठीक है। अब हमने जब इसको निकाल दिया तो फिर ये तो हमारे पास लोड आ गया ना उसका 31 डेज का, ठीक है। अब हमारे पास इसमें रह गई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सपोज कर लें कि अगर हम बिजली के एक यूनिट की कीमत लगा लेते हैं जो हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ से मिलती है, पावर हाउस की तरफ से, वो 2 रुपीज़ मिलती है। तो हम 342 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मंथली बिल का एस्टिमेट आ जाएगा
684.48 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह आप जो भी है रिलेटिवली, जैसे आजकल हमारा 40 रुपीज़ चल रहा है या 32 रुपीज़ चल रहा है, आप उस रुपीज़ को किससे डिवाइड करेंगे, इन वाट आवर्स में जो हमने यूनिट निकाले उनमें, तो हमारा जो है किसी भी तनसीब का एस्टिमेटेड बिल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा एक छोटा सा और टॉपिक था थर्मल एफिशिएंसी के लिहाज से, लेकिन उसमें वो पढ़ाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। किसी भी चीज़ को या किसी भी बॉडी को जो गर्म करने की सलाहियत होती है वो उसका हीटिंग इफेक्ट कहलाती है। ठीक है, सपोज कर लें जैसे कि आप एक इलेक्ट्रिकल आयरन ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है टंगस्टन, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम का होता है इलेक्ट्रिक हीटर में। तो वो क्या करता है कि जब उसको हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंजस्टेड होते हैं, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, उनका कोलिजन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें हीट जनरेट होती है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है या एल्यूमिनियम है, ठीक है, जिनमें हमारी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उनमें हमारा हीटिंग इफेक्ट थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट क्या है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर रेज करना। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें टॉपिक थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी क्या है, जैसे आप लोग जनरली एक चीज़ पढ़ के हैं कि एफिशिएंसी हमारे पास क्या थी, एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट, यानी कि सिंपल वे में आप इस तरह कह लें कि किसी काम का जो आउटपुट हमें मिलता है उसको हम उसकी इनपुट से डिवाइड करें तो फिर हमारे पास एफिशिएंसी निकल आती है। ठीक है, तो थर्मल एफिशिएंसी फिर क्या हुई, इसी तरह के टोटल हीट यूज्ड डिवाइडेड बाय टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, यानी कि जितनी हीट पैदा हुई उससे हम डिवाइड कर देंगे जितनी हीट यूज हुई उसको, तो हमारे पास आ जाएगी थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर की आज समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग आप लोगों ने करनी है तो आप अपने ग्रुप में कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं हो तो आपका जो क्लास का ग्रुप बनाया गया है जिसमें लेक्चर शेयर होते हैं तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।